हेलो एवरीवन। चलिए अपन इस वीडियो में एक इंडेस 115 का एक क्वेश्चन देखेंगे। किससे रिलेट करता है वो क्वेश्चन? कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन से रिलेट करता है। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन का क्या मतलब होता है? नाम से पता चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ चेंज हुआ, यानी टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, उसको क्या बोलते हैं अपन? कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन कहते हैं। डायरेक्टली अपन थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे, इसके कुछ केस होते हैं वो समझेंगे, फिर अपन क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें अपने को 3 तरह के केसेस देखने को मिल सकते हैं। केस 1 क्या हो सकता है? केस 1, बिकॉज ऑफ मॉडिफिकेशन देर इज इंक्रीज या एडिशन ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विसेज। यानी मान लो कि मेरा जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट था 100 यूनिट्स का एट द रेट ऑफ ₹50। ठीक है, यानी क्या हुआ? मॉडिफिकेशन है। बिकॉज ऑफ मॉडिफिकेशन देर इज एन इंक्रीज एन एडिशन ऑफ, इंक्रीज या फिर एडिशन ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विस। मैंने बोला कि मैं आपको 10 यूनिट्स और दूंगा, 10 यूनिट्स और दूंगा, एडिशनल यूनिट्स आ गए। एंड प्लस कंसिडरेशन इंक्रीज बाय द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द इंक्रीज्ड एडिशनल गुड्स और सर्विस। ये जो 10 यूनिट्स और एडिशनल है इनका स्टैंड अलोन प्राइस लेट सपोज ₹40 है। कंसिडरेशन भी इतने से इंक्रीज हुआ, यानी 10 यूनिट्स मैं आपको एडिशनल भी दूंगा और आप मेरे को उसके बदले ₹40 पर यूनिट यानी ₹400 और एक्स्ट्रा देना। यानी जो मॉडिफिकेशन इंक्रीज या डिस्टेंट गुड्स या सर्विसेज में भी इंक्रीज हुआ, यूनिट्स में भी इंक्रीज हुआ। पहले 100 यूनिट थे, 110 हो गए, 10 यूनिट्स का इंक्रीज हुआ। और उसके 10 यूनिट्स का जो एडिशनल जो गुड्स हैं उनके स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस से कंसिडरेशन भी इंक्रीज हुआ। हाँ बिल्कुल इंक्रीज हुआ। तो हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग ऑफ मॉडिफिकेशन विल बी डन एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। इस पूरे जो ये जो मॉडिफिकेशन हुआ इसको अपन एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट रिकॉर्ड करेंगे। ₹400 का सेपरेट कंसिडरेशन अपन सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट की तरह सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे। ये हो गया हमारा केस 1। चलिए ठीक है, केस 1 से रिलेटेड अपन ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आते हैं अपन केस 2 पे। केस 2 क्या है? बिकॉज ऑफ मॉडिफिकेशन, यानी वही अपना ओरिजिनल एग्जांपल 100 यूनिट्स मेरे को ट्रांसफर करने थे ₹50 की रेट से। ठीक है, बिकॉज ऑफ मॉडिफिकेशन देयर इज एन इंक्रीज या एडिशन ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स या सर्विस। 10 यूनिट्स बढ़े तो सही, प्लस कंसिडरेशन नॉट इंक्रीज बाय द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। ये 10 यूनिट्स बढ़े तो सही, लेकिन ये 10 यूनिट्स के केस में हमने बोला कि हम आपसे सिर्फ ₹30 ही लेंगे। 30 स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस तो ₹40 का ऊपर अपन ने देखा, लेकिन अपन कितने से ले रहे हैं? ₹30 से। यानी यूनिट्स तो बढ़ रही हैं, गुड्स या सर्विस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस से कंसीडरेशन नहीं बढ़ रहा। ठीक है, ये हुआ केस 2 का पहला पार्ट। या तो ये या फिर देर इज अ मॉडिफिकेशन या चेंज इन रेट या कंसिडरेशन या प्राइस चार्ज इन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल वही अपना सेम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं अपन। 100 यूनिट का हमारा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है ₹50 की रेट से, लेकिन अपन ने क्या करा? मान लो कि ये पूरे साल का था, 6 महीने बीत गए और 6 महीने तक अपन ने 60 यूनिट्स ट्रांसफ़र कर दिए। यानी बचे हुए 6 महीने में हमें और 40 यूनिट्स ट्रांसफ़र करने हैं। ये वाले 60 यूनिट्स हमने ₹50 की रेट से ट्रांसफर करोगे। हाँ बिल्कुल, 50 की रेट से हमारा एग्रीमेंट था, 50 की रेट से अपन ने करोगे, बिल्कुल करे होंगे। यानी 6 5 जा 30, 3000 का अपन रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज कर चुके होंगे। हाँ बिल्कुल कर चुके होंगे। 60 यूनिट इंटू ₹50 के हिसाब से, सॉरी 6 5 जा 30, हाँ 3000 का अपन रेवेन्यू भी रिकॉर्ड कर चुके होंगे, बिल्कुल कर चुके होंगे। अब जब मॉडिफिकेशन हुआ, मॉडिफिकेशन में क्या हुआ? चेंज, देयर इज अ चेंज इन रेट। मान लो कि अब जो मॉडिफिकेशन हुआ उसमें हमने बोला कि भाई साहब हम आपसे जो 50 में, हम आपको जो 50 में दे रहे थे हम आपको 60 में देंगे। अब हम आपको 60 में देंगे। क्या चेंज हुआ? रेट में चेंज हुआ। जो अभी तक 50 की रेट से हम दे रहे थे 6 महीने तक, अब हमें वो 60 की रेट से देंगे। तो जो रिमेनिंग हमारे पास कंसीडरेशन बचा, 40 यूनिट्स हमारे पास और रिमेनिंग बचे, उसको अपन एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज करेंगे। अलोकेट रिमेनिंग ट्रांजैक्शन प्राइस, यानी 40 यूनिट इंटू ₹60। यही तो हमारा रिमेनिंग हुआ भाई। 6 महीने में हम 60 यूनिट्स तो ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके। अब बचे 6 महीने, उसमें कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन हुआ मान लो 1 अक्टूबर को कि भैया अब से जो हम आपको रिमेनिंग यूनिट देंगे वो हम ₹60 में आपको देंगे। अभी तक 50 की रेट चल रही थी ओरिजिनल के हिसाब से, वो हो गया ठीक है। अब हमको 60 की रेट से देंगे, महंगाई हो गई है। तो अपन का जो रिमेनिंग कंसिडरेशन बचता है वो कितना बचता है? 2400 का बचता है, 6 4 से 24। तो टू रिमेनिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड ट्रीटेड दिस एज अ टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। इसको अपन न्यू कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, न्यू कॉन्ट्रैक्ट की तरह अकाउंटिंग करेंगे। टर्मिनेशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ओल्ड तो वैसे ही टर्मिनेट हो चुका, खत्म हो ही चुका भाई। ये जो 60 यूनिट्स है वो तो ट्रांसफर हो चुका, उसका रेवेन्यू भी अपने को मिल चुका, तो वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे। और जो हमारा मॉडिफाइड है वो रिमेनिंग वाला सिर्फ 40 यूनिट्स का, सिर्फ 40 यूनिट्स का जो रिमेनिंग है वो एज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे। मैं बता दूं केस 2 का क्वेश्चन भी अपन कर चुके हैं। ठीक है, तो भाई ये वाला क्वेश्चन किसका है? ये केस 3 का क्वेश्चन है जो अपन अभी करेंगे। चलो देखते हैं केस 3 क्या है। व्हेन रिमेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज पार्शियली सेटिस्फाइड। जो बचे हुए गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो डिस्टिंक्ट ही नहीं है। जैसे भाई ये देखो यहाँ पे ये डिस्टिंक्ट थे, जैसे ये जो 60 यूनिट हम करें, 60 यूनिट अलग थे, ये 40 यूनिट अलग है, एक एक यूनिट अलग अलग यूनिट है। ठीक है, यानी डिस्टिंक्ट है। तो अब जो रिमेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज पार्शियली सेटिस्फाइड। मतलब एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, एक ही तरह के गुड्स एंड सर्विसेज हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, और उनको अपन डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते सिर्फ। और पार्शियली सेटिस्फाइड हो चुका है हमारा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, पार्शियली कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा खत्म हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में
या फिर कोई भी अदर केस ऑफ मॉडिफिकेशन हो, किसी भी तरह का अदर केस मॉडिफिकेशन हो तो केस 3 के अंदर आ जाएगा। ये मैंने क्या बोला, रिमेनिंग गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट डिस्टिंक्ट, मतलब अपन जैसे ऊपर वाले की जो 2 एग्जाम्पल्स अपन ने पढ़े थे जिसमें अपन 60 यूनिट ट्रांसफर कर चुके हैं और अपने को 40 यूनिट ट्रांसफर करने हैं, इसमें एक एक यूनिट जो है वो अलग अलग है, डिस्टिंक्ट है। यहाँ पर केस 3 में अपन क्या बात करेंगे, डिस्टिंक्ट नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज, अपन उनको अलग अलग नहीं कर सकते। तो अपन कैसे करेंगे इसमें अकाउंटिंग मॉडिफिकेशन की, एडजस्ट द रेवेन्यू एज पर क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस। क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस का भी अपन ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रखा है जिसमें एक वेरिएबल कंसिडरेशन था जिसको अपने को अलग अलग रिकॉग्नाइज करना था, कॉस्ट इनपुट बेसिस का, इनपुट टू इनपुट, इनपुट कॉस्ट बेसिस से जो अपन प्रोग्रेस मेजर करते हैं उसका एक क्वेश्चन था, वो अच्छा था काफ़ी वो क्वेश्चन, अब चेक करना अगर आपको क्वेश्चन समझना हो तो। एडजस्ट द रेवेन्यू एज पर क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस, यानी अपन क्या करेंगे, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज एज पर न्यू टर्म्स इतना, माइनस रेवेन्यू रिकॉग्नाइज अप टिल नाउ इतना, अपन क्या कर देंगे, रेवेन्यू को एडजस्ट कर देंगे क्यूमुलेटिवली, यानी अभी तक न्यू टर्म्स के हिसाब से, अभी तक न्यू टर्म्स के हिसाब से इतना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए था, हमने अभी तक कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, इतना का डिफरेंस है, इसको अपन क्यूमुलेटिवली एडजस्ट कर देंगे अगर हमारे गुड्स एंड सर्विसेज डिस्टिंक्ट नहीं है और थोड़ा सा हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पार्शियली सेटिस्फाई हो चुका है या फिर किसी भी तरह का अलग तरह का कोई भी और दूसरा मॉडिफिकेशन आ जाए, तो अपन क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस पे हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस पे अपन एडजस्टमेंट करेंगे, जिसका ही क्वेश्चन है। अपन क्वेश्चन समझते हैं, अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। Growth Limited enters into an agreement with a customer for infrastructure outsourcing deal. Based on its experience, Growth Limited determines that customizing the infrastructure will take approximately 200 hours in total to complete the project and charges rupees 150 per hour। ठीक है, 200 hours के हिसाब से rupees 150 per hour के हिसाब से हम हमारा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। इनिशियली ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। आफ्टर इंकरिंग 100 hours यानी पार्शियली सेटिस्फाई हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ग्रोथ लिमिटेड एंड द कस्टमर एग्री टू चेंज द एस्पेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इंक्रीज द एस्टिमेट ऑफ लेबर आवर्स बाय 50 hours, 50 hours और बढ़ा दिए, एंड द रेट ऑफ रुपीज 100 पर आवर। उन्होंने 50 आवर्स तो बढ़ा ही बढ़ा है, लेकिन उन्होंने रेट भी चेंज कर दी, 100 आवर्स की रेट कर दी। यानी देखो इसमें डिस्टिंक्ट नहीं है, अपन आवर्स को कैसे डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, आवर्स को अपन डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सर्विस भी एक तरह की सर्विस को अपन डिस्टिंक्ट एक एक करके नहीं देख सकते, यूनिट वाइज मेजर नहीं कर सकते इसको, और पार्शियली सर्विस सेटिस्फाई हो चुकी है, यानी इसमें कौन सा केस लगेगा, अपना केस 3 लगेगा। यानी अपन इसमें क्या करेंगे, क्यूमुलेटिवली कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू को एडजस्ट करेंगे, यानी आज तक अपने को अपडेटेड एस्टीमेट के हिसाब से कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए था, माइनस आज तक अपन कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, अपन उसको एडजस्ट करेंगे। कैसे करेंगे चलो अपन देखते हैं, आसान सा है, कुछ खास बात नहीं है क्वेश्चन में, अपन आराम से समझ लेंगे पूरा क्वेश्चन। In current case, there is no distinct goods or services due to modification terms and the construction contract is partially satisfied, thus adjustment will be made on cumulative catch-up basis। अब न्यू अपडेटेड रेट क्या होगी मॉडिफिकेशन के हिसाब से, देखो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 200 hours इंटू रुपीज़ 150 पर आवर। मैं आपको दिखाऊंगा अगर क्वेश्चन के रेफरेंस से भी, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 200 hours 150 पर आवर, ये हमारा क्या था, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था, यानी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मेरा ये रेवेन्यू बनता है। मॉडिफिकेशन हुआ, फिर 50 आवर्स एडिशनल बढ़ गए और रेट कितनी हो गई, फिर 100 की रेट हो गई, बिल्कुल हो गई 5000 का एडिशनल। टोटल कंसिडरेशन कितना हुआ, 35,000 का हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। अब अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स, अपडेटेड रेट निकालने के लिए, न्यू रेट निकालने के लिए, देखो अपन इसको न्यू रेट निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं न्यू रेट अपन, क्योंकि अपने को क्यूमुलेटिवली एडजस्ट करना है रेवेन्यू। क्यूमुलेटिवली एडजस्ट करने के लिए अपने को एक अपडेटेड एवरेज रेट चाहिए, इसमें अपने को एक एवरेज रेट, अपडेटेड रेट निकालने को चाहिए, जिससे अपन उसको क्यूमुलेटिवली हमारे रेवेन्यू को एडजस्ट कर पाए। क्यों, क्योंकि हमें अब जो भी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है वो रुपीज़ 100 के हिसाब से रिकॉग्नाइज करना है, रुपीज़ 100 के हिसाब से रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, चलो अपन अब देखते हैं, सॉरी रुपीज़ 100 के हिसाब से, रुपीज़ 140 के हिसाब से रिकॉग्नाइज करना है। ये अपन एक एवरेज रेट अपन ने कैलकुलेट करी कि टोटल कितनी रेट अपनी बनती है, 30,000 का रुपीज़ 150 के हिसाब से, 5,000 का रुपीज़ 100 के हिसाब से, टोटल आया 35,000, डिवाइड बाय अपन कर देंगे हमारे टोटल नंबर ऑफ आवर्स कि हमारी एक एवरेज रैशनल रेट क्या बनती है अपडेशन के हिसाब से, हमारी बनती है रैशनल रेट रुपीज़ 140 पर आवर। ठीक है, अब अपन रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज अप टिल नाउ एज पर न्यू रेट, कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए था भाई। देखो हमारा 100 आवर्स का काम हो चुका है, ये देखो मैं आपको दिखा दूँ, हमारा ये देखा हुआ, देखो आफ्टर इंकरिंग 100 आवर्स, यानी हमारी अपडेटेड रेट कितनी आई, 140 की हमारी अपडेटेड रेट आई। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो यानी अभी तक अपडेटेड रेट के हिसाब से हमें कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए था, 100 आवर्स का अपन काम कर चुके हैं, 100 आवर्स इंटू 140 रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए था। अपन ने कितना रिकॉग्नाइज करा है, अपन ने करा है 100 आवर्स इंटू पुरानी रेट कितनी थी, रुपीज़ 150 इतना करा है। यानी हमारे को क्या करना है, रेवेन्यू को कम करना है। देखो अपने को 140 के हिसाब से करना चाहिए था, अपन ने 150 के हिसाब से करा है। चलो अपन देख लेते हैं कैसे करना चाहिए था। ये देखो, रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज अप टिल नाउ एज पर न्यू रेट 100 आवर्स इंटू 140 14,000 का,
रेवेन्यू ऑलरेडी बुकड 100 आवर्स इंटू ₹150 के हिसाब से अपन ने अभी बुक कर रखा है 15,000। तो क्यूमुलेटिवली एडजस्टमेंट इन द रेवेन्यू कितना होगा, ₹1,000 का डिक्रीज होगा। 14,000 अपने को चाहिए, अपन ने 15,000 रिकॉग्नाइज करा हुआ है, यानी अपन 1,000 से रेवेन्यू को हमारा कम कर देंगे। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। देखो बस प्रेजेंटेशन का मैंने थोड़ा सा इसमें फ़र्क रखा है, वैसे भी लिखोगे एग्जाम में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिससे क्लियरली समझ में आए। ये वाला जो प्रेजेंटेशन है सोल्यूशन का मॉड्यूल का, इसमें कभी कभी दिक्कत आ सकती है। बाकी करा इसमें भी देखो यही है, 350 की 35,000 से अपने एक एवरेज रेट अपन ने कैलकुलेट करी। ठीक है, क्यूमुलेटिव कैचअप बेसिस पे अपन एडजस्टमेंट कर रहे हैं, 140 से अपन ने कैलकुलेट करी। अभी तक कितना अपने को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए था, 14,000, अपन ने कितना कर रखा है 15,000, 1,000 का डिक्रीज। बस इसी को मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा। समझ में आ गई आपको बात? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तीनों केसेस के अपन ने एक एक क्वेश्चन कर लिया, केस 1 का भी कर लिया, केस 2 का भी कर लिया, केस 3 का भी कर लिया। ठीक है, तीनों के तीनों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यूट्यूब को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिएगा, सारे पीडीएफ्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।